हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे आपका हिस्ट्री के चैप्टर 1 जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का है, उसका नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को पार्ट 1 समझ में आया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे आपका द स्ट्रगल टू सरवाइव, यानी किस प्रकार का जो सरवाइव फ्रांस के लोगों ने अपने जीवन को जीने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए किया था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रांस में उस समय क्या हो रहा था कि पॉपुलेशन अधिक तेजी से बढ़ रहा था। अगर हम बात करते हैं कि 1715 ईस्वी में जहां फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, वहीं 1789 ईस्वी तक आते आते ये पॉपुलेशन आपका 28 मिलियन को पार कर गई थी। ठीक है, जिस कारण क्या हो रहा था कि भोजन और फूड ग्रेन का मांग बढ़ रहा था। ठीक है, और जनसंख्या बढ़ने के कारण जो प्रोडक्शन था, जो भोजन का प्रोडक्शन था, वो इन जनसंख्या को पूर्ण करने के लिए, पूर्ति करने के लिए भोजन के अनुसार उतना नहीं प्रोडक्शन हो पा रहा था। यानी कहने का अर्थ है कि प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, यानी डिमांड तो बढ़ रही थी लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो देखिए, इससे क्या हुआ कि जब डिमांड के पूर्ण करने के लिए प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, जनसंख्या अधिक रहने के कारण, तो वो ब्रेड का प्राइस था, जो कि वहाँ का फ्रांस का मुख्य भोज्य पदार्थ था, वो क्या हो रहा था, उसका दाम क्या हो रहा था, तेजी से बढ़ रहा था। क्योंकि जो अधिकतर जो एम्प्लॉयर थे, जो वर्कर थे, ठीक है, वो अधिकांशतः मुख्यतः आपका ब्रेड को मुख्य भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। ठीक है, जिससे क्या हो रहा था कि उनके लिए भोजन का, खाद्य का संकट उत्पन्न हो रहा था। साथ ही साथ जो लेबर्स थे, वो वर्कशॉप में जो काम कर रहे थे, जैसे वस्तुओं को तो दाम बढ़ रहा था, यानी भोज्य पदार्थों का, वस्तुओं का दाम बढ़ रहा था, लेकिन जो वर्कर थे, जो मजदूर थे, ठीक है, जो मजदूर या वर्कर थे, उनकी मजदूरी नहीं बढ़ पा रही थी। मजदूरी जो पहले फिक्स था वही मजदूरी था। तो मजदूरी नहीं बढ़ने के कारण क्या हो रहा था, इन लोगों के सामने किसका संकट हो रहा था, भोजन का संकट हो आ रहा था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो अमीर और गरीब लोग थे, उनके बीच की खाई और अधिक फैलने लगी। यानी गरीब और गरीब होने लगे और अमीर। इस कारण फ्रांस में भोजन के उत्पादन की स्थिति और लोगों को भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा इसी दौरान आपका वहां पर आपका ड्राउट आ गया। तो ड्राउट के कारण आपका भोजन का क्राइसिस उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ये मुख्यतः आपका फ्रांस के पुराने ओल्ड रिजिम के काल में हुआ था। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे आपका न्यू वर्ड है। न्यू वर्ड में आपका क्या है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो हम जानेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। तो देखिए, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वुड आर इंडेंजर्ड, मतलब वैसा सिचुएशन जहां पे इंसान को जीवन जीने के लिए जो नेसेसरी चीजें हैं वो भी खतरे में आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अगर यहाँ पे एक और न्यू वर्ड आपका दिया हुआ है, एनोनिमस, यानी वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, यानी एनोनिमस का अर्थ होता है जिसका नाम हम लोग नहीं जानते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है, उसका फिगर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम लोग इस फिगर को जानेंगे, इस फिगर के थ्रू क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है वो हम लोग इस पॉइंट में जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपका देखिए बैड हार्वेस्ट, यानी जो खेती था वो बर्बाद हो गया, फसल खराब हो गया। फसल खराब होने से क्या हुआ कि भोजन की वस्तुएं चूंकि फसल खराब हो गया तो जाहिर सी बात है फसल का मांग मांग बढ़ेगा, लेकिन उस हिसाब से उत्पादन नहीं होगा तो उसका क्या होगा, मूल्य वृद्धि होगा। तो इससे क्या होगा कि जो अमीर लोग हैं, है ना, अमीर लोग क्या करेंगे, भोजन तो खरीद सकते हैं, लेकिन पुअर लोग यानी गरीब लोग आपका भोजन नहीं खरीद पाएंगे। जिससे क्या होगी, भूखमरी होगी, बेरोजगारी होगी। इसके अलावा भोजन की कमी से बीमारी फैलेगा, है ना, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका लोगों के जीवन पर एक संकट के रूप में उत्पन्न होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट और ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे मिडिल क्लास का ग्रोइंग। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले के समय में जो पीजेंट थे, वर्कर थे, इन लोगों ने
जो टैक्स वृद्धि हो रहा था, ठीक है, या भोजन की कमी हो रही थी, उसके खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन छेड़ा था, ठीक है। लेकिन इनके पास क्या कहते हैं कि कोई प्रोग्राम नहीं था या कोई मेजर नहीं था कि ये अपने समाज में और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन ला सके, ठीक है। तो इसी दौरान ये आपका थर्ड स्टेट में वैसे लोग आगे आए जो आपका समृद्ध थे, जिनके पास एजुकेशन था, यानी थर्ड स्टेट में वैसे लोग यानी जो पढ़े लिखे थे, प्रोस्पेरस थे, उन्होंने समाज का नेतृत्व करने का जिम्मा उठाया, ठीक है। और इस तरह से थर्ड स्टेट के लोग आगे आए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी में, उस दौरान बहुत सारे सामाजिक ग्रुपों का अभ्युदय हुआ जिसको हम लोग मिडिल क्लास के नाम से जाने, यानी मध्य वर्ग, ठीक है। ये मध्य वर्ग का उदय हुआ, ठीक है, जो अपनी मनी अर्न करते थे, और इनका मनी अर्न करने का मुख्य कारण ये ओवरसीज ट्रेड करते थे और इनको मैन्युफैक्चर के द्वारा इसको बेचते थे। ये मुख्यतः मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे कि वूलन, सिल्क, टेक्सटाइल, इसको या तो एक्सपोर्ट करते थे या फिर बेचते थे समाज के रिचर सोसाइटी के लोगों के द्वारा, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेट में आपका प्रोफेशनल था, जैसे कि लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ठीक है, ये लोग मुख्यतः एजुकेटेड होते थे और इन लोगों का मानना था कि समाज में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे जन्म के आधार पर हो या कर्म के आधार पर। हम पहले बता चुके हैं कि फ्रांस में राजशाही परिवार में या जो क्लर्जी वर्ग के लोग थे उनको जन्म के आधार पर प्रिविलेज मिलता था, यानी जो राजा के परिवार में जन्म लेते थे उन्हें सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से अधिक महत्व दिया जाता था। ये जो थर्ड वर्ग के लोग थे, इनका मानना था कि किसी भी समाज के व्यक्ति का पोजीशन, सोशल पोजीशन डिपेंड करता है उसके मेरिट पर, ठीक है। और ये इक्वल लॉ के पक्षधर थे और ये चाहते थे कि सभी लोगों को बराबर का अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे कि इस दौरान इस विचार को आगे बढ़ाने वाले जैसे कुछ आपका फिलोसफर हुए, जॉन लॉक, जेन जैक्यूस रेस्क्यू, ठीक है, इन्होंने अपनी किताब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी किताब, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में बताया है लॉक ने कि अगर आप इसको मतलब जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन का जो एब्सोल्यूट राइट का अधिकार है राजा का, उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। इसके अलावा रेस्क्यू ने इस आइडिया को आगे बढ़ाया है कि अगर समाज में आपका लोगों के बीच जो डिफरेंस होता है उसको दूर करना चाहिए, ठीक है, और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बारे में समाज के सभी लोगों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने अपने बुक का स्पिरिट ऑफ लॉ में मोंटेस्क्यू ने डिवीजन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया, यानी शक्ति के बंटवारा का सिद्धांत दिया है, ठीक है, जिसमें आपका गवर्नमेंट में जो आपका होना चाहिए, ये जो शक्ति का बंटवारा का सिद्धांत है उसके अनुसार शक्ति मुख्य रूप से 3 भागों में बटी होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये यूएसए, ये जो मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट है आपको यूएसए में लागू किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 13 कॉलोनीज कब लागू किया गया था, तो जब ये 13 कॉलोनीज आपका ब्रिटेन से मुक्त हुए थे। इसके अलावा जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल को गारंटी देता है, राइट देता है, ठीक है, वो इसी प्रकार आपका जीने का सिद्धांत का राइट देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल थिंकर्स फ्रांस के, तो वो भी अमेरिका के इस सिद्धांत से सहमत थे। तो देखिए ये आइडिया आपका, ये फिलोसफर का जो आइडिया हुआ, इनका डिस्कशन हुआ, ठीक है, ये लोगों के बीच में कैसे इनके बातों लोगों तक पहुंची, तो इनकी बातें को बारे में डिस्कशन होता था सैलून में, कॉफी हाउस में, किताबों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से इनकी बातें लोगों तक पहुंची। ये मुख्यतः ग्रुप में पढ़े जाते थे, ठीक है, और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे उनको भी बोलकर उनके बीच में बातों को डिस्कशन करके ये बताया जाता था। इसी दौरान ये न्यूज़ फैला कि लुइस 16वां आपका नया प्रकार का टैक्स यानी न्यू टैक्स इम्पोज
करने वाला है अपने खर्च को पूर्ण करने के लिए। इससे क्या हुआ कि लोगों में के बीच में लुईस सोल्वे के विरुद्ध क्या हुआ कि आंदोलन और विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये इतना तक समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करते हैं अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस इन द ओल्ड रिजिम के, तो देखिए जैसे कि जॉर्ज डेंटन थे, ठीक है, वो आपका बाद में रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स के बारे में लिखे, ठीक है। इन्होंने 1793 में अपने समय में अपने स्टडीज के बारे में लिखा था, ठीक है। इन्होंने कहा था, आई वॉज एजुकेटेड इन द रेसिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस, देयर आई वॉज इन द कंपनी ऑफ important men. Once my studies ended, I was left with nothing. I started looking for a post. It was impossible to find one at the law courts in Paris. तो ये कह रहे हैं कि मैं रेसिडेंशियल कॉलेज में पढ़ा लिखा था, ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ और अच्छे अच्छे लोगों के संगत में था। जब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं क्या कहते हैं ये मैं जॉब खोजने के लिए लॉ कोर्ट्स में जॉब खोज रहा था, ठीक है। तो इतना तक हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए इन्होंने कहा कि द चॉइस ऑफ ए कैरियर इन द आर्मी वाज नॉट ओपन टू मी एज आई वाज नॉट ए नोबल बाय बर्थ। तो वहां पर फ्रांस में जो अगर हम बात करते हैं इनकी बातों के अनुसार, तो आर्मी में उन्हीं लोगों को जगह दिया जाता था जो जन्म से नोबल होते थे। नॉट डिड आई हैव ए पैट्रॉन, ठीक है, द चर्च हु कुड नॉट ऑफर मी रिफ्यूज, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, यानी इनके जीवन के बारे में पता लगता है कि वहां आम लोगों के साथ, थर्ड स्टेट के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था और उनको बुरी तरह से ट्रीटेड किया जाता था, उनको गुलाम के जैसा समझा जाता था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा, इतना तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।